नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली पंजाब हरियाणा, जहां हम खबरों का एक स्पेशल शो चलाते हैं, खबरों का पीटी स्कैन, जहां हेडलाइन नहीं हकीकत का पोस्टमार्टम होता है। सतह से नीचे छिपे संकेत पकड़े जाते हैं। और मैं हूं आपके साथ किरण सिंह। और आज की खबरों में सिस्टम, सियासत और समाज के तीनों की नाड़ी को टटोलने का जो काम है वो किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पंजाब हरियाणा की खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले नजर हम पंजाब की खबरों पर डालेंगे। और पंजाब मिनी सचिवालय का जिक्र जो है ललित जी, हम सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं। तो किरण जी, पंजाब मिनी सचिवालय जो उसको बम से उड़ाने की धमकी दी है। सेक्टर 9 स्थित भवन को ईमेल जरिए आई है। ईमेल के जरिए जो है जो थ्रेट मिला। पुलिस और डाक स्क्वाड जांच की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। उन्होंने अपनी जो जांच शुरू कर दी है। लेकिन खबर क्या है? खबर ये है कि चंडीगढ़ के जो संवेदनशील संस्थानों को लगातार ईमेल के जरिए धमकियां मिल रही हैं। क्या आपको क्या लगता है कि ये जो मतलब पहले कोर्ट को, फिर स्कूल को, फिर उस अस्पताल को भी आपने देखा होगा, हमने 2 दिन पहले खबर की चर्चा की थी जी, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो की धमकी थी। एडमिट भी हुए थे। और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए देखिए साइबर आतंक की चुनौती जो है वो बढ़ गई है। सवाल अब देखिए सीधे तौर पर ललित जी, मैं सवाल करूँ, आपको ये पूछता हूँ कि धमकी देने वाली सिर्फ अफवाह है, जब वो सिस्टम की जो मजबूती है उसको जांच रही है। क्या कहेंगे? और नहीं, ये एक तरह से शरारती तत्वों का काम होता है ललित जी। और जो इस तरह से अफवाहें फैलाते हैं और इस तरह से धमकी भरे जो मेल है वो यहाँ पर भेजते हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटनाओं में देखें, शरारती तत्वों ने भी अगर इस चीज को अंजाम दिया है, तो आपका सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि आप उनकी धरपकड़ कर सके। लेकिन वो अभी तक संभव नहीं हो पाया। आप देखिए चंडीगढ़ का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगी न केवल चंडीगढ़ बल्कि दिल्ली एनसीआर को देख लीजिए, किस तरह से लगातार यहाँ के स्कूलों को जो है बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी जाती है। तो ये अपने आप में सिस्टम पर तो सवाल उठाता ही है। लेकिन किरण, आपको पता है चंडीगढ़ में जो पहली धमकी नहीं है, इससे पहले जब आपको पता है जब पीएम मोदी वो डेरे बल्ला गए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने वो स्कूलों को, जलंधर में भी स्कूलों को धमकी दी बम से उड़ाने की। तो ये लगातार हो रही है धमकी। हाँ, तो यही है कि शरारती तत्व इसको अंजाम देते हैं। हो सकता है कि वो जस्ट फन के लिए, कि कितने लोग जो है यहाँ पर पैनिक करते हैं, इन चीजों के लिए इसको अंजाम दिया जाता है। लेकिन समझना ये होगा कि इन शरारती तत्वों को पकड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक कहावत जो है बहुत मशहूर है कि शेर आया, और जब वाकई शेर आता है तो शायद सिस्टम भी फिर वहां पर ये कहे ये तो मात्र धमकी होती है, इसमें कुछ निकलता नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बम विस्फोट हो जाए और नुकसान बहुत ज्यादा हो। तो ये समाज को भी सोचने की जरूरत है। ऐसे शरारती तत्वों को भी समझना होगा कि आज तो आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन कल हो सकता है यह हकीकत हो। तो यही इंटेलिजेंस की जो टीम है, यही जांच दल जो है वो शायद ही यहाँ पर ना आए। लेकिन फिलहाल एहतियातन तमाम कदम तो उठाए ही जाते हैं। दूसरी खबर का रुख करेंगे। बिल्कुल। रवनीत सिंह बिट्टू ने अकाली दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बोर्ड के लिए जो वो है वो डेरे को पीछे लगाकर बेअदबी करवाने का आरोप लगा रहे हैं जी। और पंजाब में चिट्टा लाने का भी आरोप उन्होंने दोहराया है। अब देखिए ऐसे में बेअदबी और नशे के मुद्दे पर सियासी जंग जो है वो छिड़ गई है। अकाली दल ने बयान को गैर गंभीर बता दिया है। और ऐसे में भाजपा और अकाली दल की जो एक पुरानी दोस्ती थी उसमें कहीं ना कहीं अब दरार जो है वो पड़ते हुए दिख रही। देखिए पहले ही ये दोस्ती तो टूट चुकी है, लेकिन हमें बीच में एक संभावना दिख रही थी कि संभवतः जो है इनमें एक गठजोड़ वापस से हो सकता है। लेकिन ये रवनीत सिंह बिट्टू का जो बयान आ गया है, ऐसे में दरार या फिर खाई गए या और ज्यादा, मतलब आपका कहने का मतलब ये जो संभावनाएं दिख रही थी अकाली भाजपा रवनीत सिंह बिट्टू ने उनके सब पे पानी फेर दिया। मतलब ये एक मतलब क्लियर कर दिया उन्होंने कि गठजोड़ जो है वो बहुत मुश्किल है ना? हाँ, बिल्कुल यही चीजें लगती हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि राजनीति में ना कोई पक्का दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। अभी तक चीजें फिक्स नहीं हुई, तो तब तक रवनीत सिंह बिट्टू कुछ नहीं कहा जा सकता कि रवनीत सिंह बिट्टू ने ये जो बयान दिया इसके पीछे में हो सकता है कोई प्लानिंग हो, कुछ नहीं कह सकते हैं ना। तीसरी खबर करिए जी। तो तरन में शादी समारोह में सरपंच की गोली मार करके जो है हत्या कर दी गई। डांस करते समय देखिए AK-47 से यह हमला हुआ है और चचेरे भाई को भी गोली लगने से वो घायल हो गया। अब ऐसे में खबर बताइए। अब बड़ी बात यह है कि देखिए कानून व्यवस्था पर भी ये है जो बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस सरपंच की गोली मारकर हत्या की गई है वो पंजाब के कैबिनेट मंत्री उनका नजदीकी है। तो अगर इतने बड़े लोगों का भी बचाव नहीं तो मतलब ये पंजाब में अब, हालांकि मान सरकार ने गैंगस्टर जो उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक करने की बड़ी कोशिश की है, कर भी रहे हैं लगातार वो, लेकिन शादी जैसे खुलेआम आयोजन में AK-47 कैसे पहुंच गई? खुफिया तंत्र कहाँ
नहीं, बिल्कुल वाकई AK-47 लेकर के इतनी आसानी से अगर वहां पर बदमाश अपराधी जो है वो घूम रहे हैं तो ये अपने आप में सवाल उठता है सिस्टम पर, पुलिस के ऊपर में जो है वो सवाल जरूर उठेगा कि आखिरकार उनकी मौजूदगी से डर क्यों नहीं लगता इन अपराधियों को। और किरण, बड़ी बात आपको मैं ये बताऊं, इसी खबर के संबंधित सीएम ने मीटिंग बुलाई है और डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि ये जो हमला हुआ इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। और किरण जी, जो वहां का मौजूदा एसएचओ है उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। बिल्कुल, और ऐसे में मुझे लग रहा है ललित जी ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि सरपंच की जो गोली मार करके हत्या की गई है, क्योंकि सरपंच हैं तो ऐसे में दुश्मन भी कई होंगे, तो क्या कोई पुरानी रंजिश रही है, कभी किसी बात को लेकर के किसी के साथ जो है वो एक झगड़ा हुआ है, तो ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे लग रहा है कि इस एंगल से भी खंगाल करके जो है जल्द गिरफ्तारी की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ और बताना चाहता हूँ जी। पिछले दिनों जलंधर में भी आपका ही एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये खबर भी आई थी। हाँ, और मतलब ये 2 दिन आपके नेताओं की 2 दिन नेताओं की हत्या हो चुकी जी, है अब तक ऐसी हत्याएं हो गई। हाँ। ये तो क्या ये हत्या के पीछे कोई एक तरह से देखे कि आने वाला है चुनाव, तो क्या एक इसको मतलब मुद्दा तो नहीं बनाने की कोशिश की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाई सरकार। मुझे लगता है, आपको क्या ऐसा लगता है? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पॉसिबिलिटी है, देखिए हम इस पे फिर भी अगर ये भी अगर बात उठ रही है कि कोई कोशिश कर रहा है माहौल खराब करने की, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि आप उसको रोकिए। अगर किसी की कोशिश भी है तो उसको रोकना भी आपका काम है, आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। और मैं कहूंगी यही एक पैटर्न जो है आपको बिहार में भी देखने को मिला होगा कि बिहार का इलेक्शन था, उस वक्त भी हमें कितनी खबरें निकल करके सामने आई थी, उसमें मिली थी कि किस तरह से लगातार अपराधी जो है बेखौफ हो गए हैं, व्यापारियों को गोलियां मारी जा रही हैं, बिजनेसमैन को गोलियां मारी जा रही है, ऐसी कई खबरें थी। विपक्ष ने उसको बड़ा मुद्दा भी बनाया था। तो पंजाब में, हालांकि पंजाब सरकार इन पे सख्ती बहुत कर रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ अच्छे संकेत भी मिले कि क्राइम कम हुआ पंजाब में। जी किरण जी, चौथी खबर पंजाब की चन्नी से है। जो चन्नी ने एक भावुक बयान दिया कि उसे कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है, पार्टी में आवाज ना सुनी तो राजनीति भी छोड़ने की धमकी दे दी है उसने। उन्होंने कहा कि दलित प्रतिनिधित्व वाला वीडियो पहले ही विवाद में है। और खबर किरण जी इसमें यह है कि कांग्रेस में गुटबाजी और नेतृत्व पर संकट है। पंजाब कांग्रेस है जो, उसको मतलब हाई कमान वो संभाल नहीं पा रही। कभी चन्नी आ जाता है, राजा बड़े उल्टे पुल्टे बयान देता है, फिर सिद्धू की भाई के बयान आपने सुने ही है, हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया। सिद्धू को अभी सस्पेंड करने की, जो नवजोत सिंह सिद्धू है उनको कांग्रेस ने सस्पेंड नहीं अभी किया, लेकिन पार्टी में इतनी फूट पड़ चुकी है। कहाँ जा रही है कांग्रेस? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए कहाँ जा नहीं रही है कांग्रेस अभी इन्हीं चीजों से। और अभी नहीं, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात कर ले तो जो कांग्रेस है वही अंदर खाने जो गुटबाजी है इनकी, इसी से जूझ रही है। और यही वजह है कि पंजाब से उनकी सरकार चली गई, हरियाणा से उनकी सरकार चली गई, और अभी यही स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो यही तस्वीर लबो लुबाव आपको हर राज्य के अंदर में, कांग्रेस के अंदर में है। लेकिन मैं इसमें एक एड ऑन यहाँ पर करना चाहूंगी, जिस आपने यहाँ पर बात की गुटबाजी की, और चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पंजाब के कांग्रेस की ही तरफ से। आज ऐसे में शाम को जो है डिनर डिप्लोमेसी भी जो है वो कांग्रेस की होने वाली है। तो ऐसे में बिल्कुल, तो संभवतः जो है उसके माध्यम से शायद एकजुट करने की कोशिश करें। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि नेचर हो चुका है कांग्रेस के नेताओं का इस तरह से गुटबाजी और बयानबाजी करना। मुझे आप यहाँ एक सवाल का जवाब दीजिए। चन्नी ने जिस तरह पार्टी को लेकर जो बयान दिया, आपको क्या लगता है पार्टी के अंदर उसकी जो बात है वो वाकई दबाई जा रही है, जहाँ जी पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सीएम कैंडिडेट अभी उन्होंने कोई फेस नहीं बनाया, और चन्नी आपको पता है पूर्व सीएम है, तो आपको क्या लगता है वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस मुझे अहम भूमिका में दे? बिल्कुल, देखिए आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो ये कोई भी चाहेगा कि मैं उतने बड़े पद पे और ओहदे पे रह चुका हूँ, और मैं ऐसा ना रहे कि मेरा ओहदा जो है वो गिर जाए। तो संभवतः हर कोई यही चाहेगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप मुझे उम्मीदवार के तौर पर ना उतारे यहाँ पर, लेकिन आप बाकी उम्मीदवार के तौर पर, या फिर आप कहीं से चुनाव लड़ने के लिए या अन्य चीजें जो है वो आप उनको एक पद दे सकते हैं। लेकिन संभवतः ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी इसको कहा जा सकता है, और कहीं ना कहीं एक कहे कि क्योंकि हमेशा से हमने सुना है, और ऐसे आरोप जो है कई कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगे हैं कि राहुल गांधी सुनते नहीं है। अगर आज उनको आप फोन करिए तो 6 महीने के बाद जवाब दिया जाता है। बोला था बिल्कुल, और ऐसी कई चीजें हैं जो कांग्रेस के अंदर से अंदर खाने से ऐसी खबरें आती रहती है कि आला कमान जो है वो नहीं सुनते हैं। तो ये भी संभवतः एक बड़ी वजह है। एक छोटे से सवाल का मुझे यहाँ और जवाब दीजिए। ये जो चन्नी जैसे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मतलब इससे उनकी बात सुलझ जाएगी या मतलब नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा इसका?
ये देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से नवजोत कौर सिद्धू ने यहाँ पर डेंट लगाया कांग्रेस को, चन्नी से डेंट के लिए अभी फिलहाल जो है नहीं कहा जा कांग्रेस सकता। तैयार नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनको मनाने और समझाने की कोशिश हो सकती है, या उनके आत्मसम्मान का जिसको कह रहे हैं वो ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो संभवतः हो सकता है कि इसको ना हो, इसके लिए कांग्रेस की तरफ से कोई कवायद जरूर होगी, क्योंकि एक बड़े चेहरे के तौर पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी बड़ा चन्नी जो चेहरा है है ही अपना बड़े आपका। चेहरे के तौर पर है, और इसमें उनको साइडलाइन करके कांग्रेस सोचे कि वो आगे बढ़ जाएगी, तो ये हो नहीं पाएगा। लेकिन पांचवी खबर पंजाब की है जी। ऑस्ट्रेलिया पंजाब का जो कि एक ऑस्ट्रेलिया में नस्ली हमले का शिकार हुआ है। हम्म। जिम करके बाहर आ रहा था और उसको मतलब उस पे शरारती अनसरों ने हमला कर दिया, उसकी नाक तोड़ दी। हमलावरों ने अपमानजनक टिप्पणियां भी की। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता, पहले नस्लीय घटनाओं के उदाहरण, सामाजिक सद्भाव, कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। जी, और बिल्कुल देखिए, जब भी आप बाहर की कंट्री में रहते हैं, और अभी कुछ समय से हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से सिख युवकों पे नस्लीय भेदभाव का ये जो है इस तरह से एक टिप्पणी जो है वो की जाती है, जो कि एक शर्मनाक है। मुझे लग रहा है संभवतः वो चीजें होनी नहीं चाहिए। कनाडा में भी थोड़ा हाँ, ये कनाडा में भी चीजें हो चुकी है, और अमेरिका से भी ऐसी घटनाएं जो है वो निकल करके सामने आती है। तो मुझे लग रहा है कि विदेशी धरती पर इन सबको जो है एक तरह से एक सुरक्षा देना वहां की गवर्नमेंट का जो है एक दायित्व होना चाहिए, और इसके लिए हमारी सरकार को उन पे वो प्रेशर देने की जरूरत है कि अगर हमारे यहाँ से कोई युवक गया है, हमारे यहाँ से कोई शख्स गया है, कोई भी यहाँ का जो लोग है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, पढ़ने के दृष्टिकोण से पहुंच रहे हैं या काम करने के दृष्टिकोण से पहुंच रहे हैं, उनको सुरक्षा आपको देना होगा। नहीं देंगे तो शायद हमारे और आपके रिश्ते जो है वो खराब हो जाएंगे, और ये विदेश मंत्रालय की तरफ से सख्त संदेश जो है वो जाना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है अगर भारतीय सरकार है जो इस चीज में सख्त कदम उठाए तो जो चीजें बिल्कुल, आम हो बिल्कुल, सकें। हाँ, लेकिन- बिल्कुल। लेकिन एक बात हो रहा है, जहाँ से लोग नॉर्मल डंकी रूट से चले हाँ, जाते वो हैं, गलत होता है, है ना? नहीं जाइए, लीगल तौर पे जाइए, तो मुझे लग रहा है कि आप सम्मानजनक एक जिंदगी जो है वहां पर भी जी पाएंगे। डंकी रूट से कई बार होता है कि आपको लोग बरगला देते हैं, और ऐसे कई जो है बीच के लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि इतने रुपए में मैं आप पहुंचा दूंगा, वीजा भी आपका बनवा दूंगा, तो ये संभवतः गलत तरीका है। और देखिए, इलीगल चीज इलीगल ही होता है। आप चाहे अमेरिका जाए, कनाडा जाए, या फिर हमारे देश में कोई आ जाए, बांग्लादेश के लोग आ जाए, आप भी नहीं चाहेंगे कि हमारी सरजमी पर कोई इलीगल तौर पर आए शख्स और आपके संसाधनों का उपयोग करे। तो यही अमेरिका में भी होता है, ये कनाडा में होता है। तो डंकी रूट से ना जा करके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वहां पर जाए, ताकि नस्लीय हमले हाँ, का शिकार ना हो। ना होना पड़े, और कानूनी तौर पर कार्रवाई भी फिर होगी। बिल्कुल। अब हरियाणा की खबरें शुरू करते हैं। जी। फरीदाबाद में आईटी की 40 ठिकानों पर बड़ी रेड। 4 दिन ये सर्च अभियान चला। 300 करोड़ से अधिक वित्तीय गड़बड़ी के संकेत पाए जा रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो स्कूल बिल्डर उद्योगपति है, उनकी जांच की जो है उनके ऊपर में सुई घूमती, यानी कि जांच की आंच अब आने वाली है। ट्रस्ट ऑफ फाउंडेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का शक जो है वो जताया जा रहा है। डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज जब्त करने की पूरी तैयारी यहाँ पर जो है जांच दल की तरफ से। मतलब अब देखिए कि ट्रस्ट ढाल बन रहे हैं, तो निगरानी तंत्र इस समय कहां तक अब तक सोता क्यों रहा? पर उनको पता ही नहीं चला कि लोग ऐसे जो ब्लैक मनी है उनको बाइट कर रहे हैं। सेवा दल ट्रस्ट बना रहे हैं, कोई सोसाइटी बना रहे हैं, उनके जरिए जो ब्लैक मनी है उनको मतलब ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे ये पैसा सही है, जबकि पैसा गलत है। इसलिए तो 300 करोड़ की जो गड़बड़ी है वो सामने आने के संकेत है। और खबर अगर पूरी डिटेल में आप देखेंगे तो 300 करोड़ से भी ज्यादा है। अभी ये सर्च अभियान और दिनों तक चलेगा। हाँ, बिल्कुल। जब इतना बड़ा यहाँ पर जो है घोटाला हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो जांच है वो अभी और दूर तक जाएगी, और ऐसे में 40 ठिकाने हैं, 40 ठिकानों पर ये रेड है। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं से जरूर कोई सबूत या संकेत जो है मिले हैं, तो उसी के आधार पर ये पूरी जांच जो है वो की जा रही है। और मुझे लग रहा है ये सिस्टम की तो गलती है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम मानते भी है कि चोर 2 कदम आगे चल करके सोचते हैं कि हमें चोरी करना है। लेकिन वैसे ही सिस्टम को भी जो है स्ट्रांग होना होगा, और उस नजरिए से जो है चीजों को सोचने की जरूरत पड़नी चाहिए कि आगे कौन कैसे क्या कर सकता है। लेकिन ये बताइए, ये जो कार्रवाई आईटी ने की है इसमें कई बड़े नाम आ सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, जब बड़े नाम आएंगे, हो सकता है बीजेपी के निकल आए, तो आपको क्या लगता है, उन पे भी सख्त कार्रवाई होगी या थोड़ी ढिलाई दी जाएगी? बिल्कुल नहीं, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। और ऐसे में तो ये हमारे जांच एजेंसियों के ऊपर में आप जो है उंगली उठा रहे हैं कि वो जब जैसे ही उन नेताओं के नाम आएंगे जिनकी सरकार है, तो उनके ऊपर में ढिलाई दे दी जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमारे देश में लोकतंत्र है, जांच सबके लिए होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे उसमें किसी भी बड़े नेता का नाम क्यों ना आ जाए, उसमें सरकार में बैठे गवर्नमेंट के किसी भी मंत्री का नाम क्यों ना आ जाए। और यही होता आया है, यही होना भी चाहिए। सख्त कार्रवाई होगी तो फिर ही पॉजिटिव संदेश जाएगा। बिल्कुल, फिर गलत काम होगी। बिल्कुल।
अब दूसरी खबर के ना हरियाणा की जींद से है। जींद में एक युवक को हेलीकॉप्टर बिठाने की ख्वाहिश है, जो वो नायब सिंह वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पूरी की। उन्होंने पहले बुलाया उसको, फिर कहा कि आओ मेरे हेलीकॉप्टर में बैठो। उस युवक को बहुत चाव था हेलीकॉप्टर में बैठने का। इस मामले की वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। अब जनसंपर्क की नई राजनीति की ये शैली है। और बिल्कुल देखिए, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी कार्यक्रम का एक हिस्सा होता है, और ऐसे में विपक्ष पर सीएम का जो एक तीखा हमला भी हो गया है यहाँ पर, क्योंकि कभी भी इस तरह से जनसंपर्क अगर कोई भी सरकार में बैठा मुख्यमंत्री जो है वो करे, तो ऐसे में विपक्ष इसको लेकर के ऑब्जेक्शन जरूर करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका खामियाजा उसे आने वाले चुनावों में जो है भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ये एक नायब सिंह सैनी की अच्छी पहल है, सराहनीय पहल ये है। पूछने लगा था आपसे कि नायब सिंह सैनी ने हाँ। जो ऐसा किया है, ये उसकी डाउन टू अर्थ भावना बिल्कुल या कोई पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, देखिए पॉलिटिकल स्टंट तो वो बाद में चलकर की चीजें बन जाती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शुरुआती दौर में अगर किसी को मन होता है तो हम भी शौकिया कहते हैं कि चलिए आइए आप भी बैठ जाइए हमारी गाड़ी में, तो संभवतः मुझे लग रहा है यही चीजें हुई होंगी कि पता चला होगा कि हेलीकॉप्टर में बैठने का। लेकिन एक अगर मैं सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देखूं तो ये एक तरह से हाँ, लोग मतलब अगर जांच की गई होगी और शख्स कोई जाना पहचाना होगा तो संभवतः फिर वैसा नहीं, लेकिन जब मुख्यमंत्री कहीं पर भी होते हैं तो आसपास सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, और ये होना भी चाहिए। ये हमारी देश की गरिमा का सवाल हो जाता है। वो उस पद पे बैठे होते हैं जहां पर उनकी सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने उस तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ करके कहा कि उस शख्स को जो हेलीकॉप्टर में बैठे, तो ये अपने आप में एक सराहनीय और बहुत अच्छी पहल जो है नायब सिंह सैनी की तरफ से मुझे लग रहा है। हाँ, एक सिंप्लिसिटी जो है वो उनकी झलकती है यहाँ पर। हरियाणा की तीसरी खबर क्या है? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा की तीसरी बड़ी खबर पर अब हम नजर डाल लेते हैं यहाँ पर, और ये जो खबर है ये है पानीपत में पुलिस जो गाड़ी से शराब तस्करी, यानी कि पुलिस की गाड़ी से ये शराब तस्करी का पूरा मामला है। सीआरपीएफ वर्दी और नकली आईडी का इस्तेमाल करती है। 502 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामदगी यहाँ पर होती है। अब ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की पहचान का दुरुपयोग यहाँ पर जो है वो हो रहा है। एक खबर ये है कि एक गाड़ी है ना, जो उस पे पुलिस लिखा और हाँ। उसके जरिए शराब की तस्करी हो रही है, और जिन्होंने की है उन्होंने सीआरपीएफ की वर्दी पहनी हुई थी और उसकी आईडी का भी इस्तेमाल किया। 502 पेटी जो शराब बरामद हुई है। अब सुरक्षा एजेंसियों की ये पहचान का सीधा सीधा दुरुपयोग है। हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा दुरुपयोग हाँ। है, और ये वर्दी उनको कैसे हाथ लगी इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। और जानकारी ये मिल रही है कि ये जो नेटवर्क है ये पंजाब बिहार तक फैला हुआ है इसका, और पुलिस को चकमा देकर ये ऐसे साजिश करके ये ऐसे शराब की जो सप्लाई है फिर करते हैं। जी, और बिल्कुल देखिए, इनके बचने का एक सही रास्ता ये हो जाता है कि एक राज्य में करते हैं इस तरह की सप्लाई, फिर दूसरे राज्य में जाकर के छिप जाते हैं, जिनको पकड़ पाना भी फिर मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप पुलिस को यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश होती है इसके माध्यम से, और ऐसे में वर्दी सीआरपीएफ की वो भी यहाँ पर जो है दागदार होती है। तो ऐसे में इसको जरूर देखना चाहिए कि ये गाड़ी, ये पुलिस लिखे हुए स्टिकर्स और साथ में जो है वर्दी इनको कहाँ से मिलती है, तो वो भी कटघरे में जो है वो यहाँ खड़े हो जाते हैं। देखिए अब जिन्होंने ये किया कितने शरारती अफसर है कि पुलिस की वर्दी डाल के पुलिस की गाड़ी पे पुलिस लेके और अपना काम है जो निकाल लिया है। हाँ चौथी खबर कहीं करना बिल्कुल। और चौथी खबर में देखिए, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा क्या हम यहाँ पर जिक्र जो है वो करेंगे। याद होगी ज्योति मल्होत्रा, पाकिस्तान वाली, बिल्कुल पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान की जासूसी करती थी और थी यहीं की, और ऐसे में हरियाणा की थी। पाकिस्तान के लिए उसने जासूसी की थी ऐसा आरोप लगा हुआ है। जांच अधिकारी ने कोर्ट में दस्तावेज जो है उसका पेश किया है। अब खबर इसमें यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा ये संवेदनशील मामला है। पाकिस्तान चीन यात्रा से भी ये बड़ा शक है। जमानत का फैसला अहम कानूनी मोड़ पर है। मतलब मैं अब आप बताइए, जहां इसको जमानत, जो देश की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ करे तो उनको ऐसे जमानत मिलनी चाहिए। देखिए जमानत जो है वो कोर्ट मतलब काफी कुछ जिरह के बाद जो है वो देते हैं। जमानत लेना एक कैदी का जो है वो अधिकार होता है, एक आरोपी का अधिकार होता है, उससे वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे लॉ में जो है कई ऐसी चीजें हैं जो आरोपियों को बहुत आसानी से उपलब्ध होती है। जैसे याचिकाकर्ता बार बार जो है, यानी कि आरोपी जो है वो किसी तरह की याचिका दायर कर सकते हैं। फांसी पे चढ़ने वाला शख्स जो है, जो अपराधी है, वो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति से गुहार लगा सकता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो एक मौका दिया जाता है कि आप अपने अगेंस्ट होने वाले जो कार्रवाई है उसके लिए आप PIL दे सकते हैं या फिर आप जमानत ले सकते हैं। तो जमानत अधिकार है यहाँ पर आरोपी का, जब तक चीजें जी किरण, आपको पता है जब मामला आया था तो ज्योति का मामला सोशल मीडिया पे बहुत
बिल्कुल पूरी बिल्कुल। तरह हाँ, वायरल हो गया था। जी जी। मतलब हरियाणा का जो पूरा सुरक्षा तंत्र है इसके पीछे लगे, इसको उन्होंने गिरफ्तार किया क्योंकि ये अपने देश की कई चीजें पाकिस्तान में। जी, तो देखिए ऐसे में जो जांच अधिकारी है उनको वो पुख्ता सबूत दे रहे होंगे कि इसको अगर आप जमानत देते हैं तो कहीं न कहीं सबूतों से छेड़खानी हो जाएगी। कई बार फिर जो है आप सही जगह तक नहीं पहुँच पाएँगे कि आखिरकार जासूसी का इसका जो पूरा गिरोह था वो कहाँ तक फैला हुआ था, इसके हाथ कहाँ-कहाँ तक जो है वो पहुँचे हुए थे, पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ तक ये थी, तमाम ऐसी चीज़ें। तो ये पुख्ता सबूत जब आप कोर्ट में पेश करेंगे तो संभवतः हो सकता है कि कोर्ट बैठे जज जो है वो जमानत ना दे, लेकिन जमानत लेना वो तो ये हमारे ये बिल्कुल, इनका अधिकार बिल्कुल, बनता है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, आपको अपनी तरफ से जो है वो आपको पुख्ता सबूत जांच दल को जो है वो पेश करना होगा और उसकी गंभीरता को जो है वो कोर्ट के सामने बताना होगा कि जमानत देंगे तो इसकी गंभीरता में कितने सारे लूपहोल्स निकल जाएंगे और ऐसे में इसकी गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सब कुछ जांच दल के द्वारा जो है चार्जशीट दाखिल की जाएगी या जो सबूत पेश किए जाएंगे उसके आधार पर पूरा सिस्टम बना के फिर उसको बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब पांच की खबर है हरियाणा की, जमीनी विवाद में चचेरे भाई की हत्या की साजिश। जी। कनाडा से जो आरोपी है उसको डिपोर्ट कर गिरफ्तार किया गया। 10 लाख और जमीन देकर सुपारी देने का आरोप भी है। मतलब आरोपी ने यहाँ तक साजिश कर दी कि अपने चचेरे भाई को मरवाने के लिए उसने 10 लाख की सुपारी देने का भी उस पर आरोप लगा। और खबर इसमें यह है कि पारिवारिक लालच से उपजा ये संगीन अपराध, छात्र की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। और बिल्कुल ये देखिए एक तो इंसानियत को, रिश्ते को शर्मसार करने वाली ये जो है वो खबर है जहाँ पर इस तरह से जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या की साजिश जो है वो रची जाती है। मतलब अब देखिए इंसान की जो फितरत है वो कितनी निम्न स्तर पर गिर जाती है लालच के कारण, जमीन के कारण। जमीन हड़पने के लिए वो कनाडा गया था, कनाडा में सेट था ये, लेकिन उसने अपराध करने की साजिश की तो पुलिस ने रिपोर्ट करके उसको गिरफ्तार कर लिया। देखिए ना, मतलब रिश्तों में जो लालच है ये रिश्ते कैसे बखेर देता है। और बिल्कुल, और यही वजह है कि आज जो है भाई भाई पे भरोसा नहीं करते, पिता भाई पे बेटे पे भरोसा नहीं करते, ऐसी कई तस्वीरें सामने आती है। तो ये हमारे समाज के अंदर में ये उनको मिले हुए संस्कार की कमी होती है और इसीलिए संभवतः आप एक मोरालिटी का जो पाठ्यक्रम है वो कम से कम स्कूलों में भी चलाएं, लेकिन आप घर पे भी जो है इसकी शिक्षा जरूर दें ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। उन्हें बताएं कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है रिश्ता। तो कह रहे ना वाइंड अप का समय हो रहा है। आज के पीटी स्कैन में धमकियों से लेकर हत्याओं तक और सियासत से लेकर सिस्टम तक की हमने कई परतें खोली। सवाल यही है कि घटनाएं से तो खबर है जब बड़ा संगीत। बिल्कुल, और देखिए इसी के साथ सिंपल सी बात है कि पीटी स्कैन में जो है हम तमाम खबरों को दिखाते हैं तो उसका स्कैन भी हम उतनी ही अंदर तक जाकर के जो है वो करते हैं। और आप सबको हमारा ये जो है शो पसंद आ रहा होगा। अगर नहीं, अगर कोई फीडबैक तो आप जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में आकर के लिखें, बताएं हमें कि क्या कुछ बदलाव की जरूरत है या कौन सी खबरें जो है प्रमुखता के साथ हम यहाँ पर जो है वो उठाएं। और इसी के साथ प्यार जरूर दीजिएगा, बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।